नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो के आईपीओ के बारे में। बहुत से लोगों ने जोमेटो के आईपीओ में निवेश किया है। अराउंड 40 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया है। वन ऑफ द रिकॉर्ड है इंडिया के लिए। कोई भी स्टार्टअप, पहली बार कोई स्टार्टअप कंपनी इंडिया में फंड रेज कर रही थी, पब्लिक इशू पहली बार आया था किसी स्टार्टअप का, और 40 टाइम्स सब्सक्रिप्शन होने के बाद एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसके स्टॉक मार्केट में मिलता है। और कंपनी जहाँ पे 76 का प्राइस पे इसको 116 पे ये लिस्ट होती है एनएससी में, तो बहुत ही अच्छा, मोर देन 50% का ये प्रीमियम मिलता है। तो और आज के डेट में कंपनी की वैल्यूएशन मोर देन 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़, आप समझ रहे होंगे, 1 लाख करोड़ जोमेटो की वैल्यूएशन है आज के डेट में। स्टॉक मार्केट के मुताबिक 1 लाख से ऊपर है आज के डेट में। तो हम लोग इस पे बात करेंगे, क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, या हमारा जो न्यू जनरेशन जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मैं रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स के नाम से जानता हूं, क्या ये इन्वेस्टर्स सही में ये वैल्यू बाइंग है या ये वैल्यू ट्रैप में फंस रहे हैं। मैं अपनी एक निजी राय इस पे रखूंगा। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि निवेशकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी वो निवेश करते हैं। तो हम लोग सबसे स्टार्ट करते हैं जोमेटो की स्टोरी पे। हम लोग बात करने से पहले पूरी इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। कैसे कॉस्टली, हम थोड़ा सा कंपेयर करके आपको दिखाते हैं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। जोमेटो जो है उसकी वैल्यूएशन प्री आईपीओ प्राइस लगभग 60,000 करोड़ इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं मैं। तो 60,000 करोड़ का इंडियन रुपीज में वैल्यूएशन लगता है। और जो हमारा सेगमेंट है नेक्स्ट जनरेशन, जो सेम जो सेगमेंट में काम करती है, QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है। जो हमारा जैसे डोमिनो हो गया, आपका बारबेक्यू नेशंस हो गया, कॉफी डे हो गए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सारे रेस्टोरेंट जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, सारे रेस्टोरेंट्स की अगर वैल्यूएशन को आप देखोगे तो अराउंड 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन आता है। अब एक तीसरा जो ओल्ड ट्रेडिशनल है, जो पुराना जो चलता आ रहा है सालों से, मतलब 100 साल से ऊपर से चलता आ रहा है, जो 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल्स का चैनल्स है। लो कॉस्ट होटल्स भी है और बजट होटल्स के साथ साथ आप प्रीमियम होटल्स की बात कर रहा हूँ। सारे होटल्स को मिला लोगे आप जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उसका जो वैल्यूएशन आता है वो 43,892 करोड़ का आता है। मतलब इसमें आप ओबराय ग्रुप भी आ गए, आपका इंडियन होटल्स जो आप ताज होटल्स को ओन करता है, ताज ब्रांड को ओन करता है इंडियन होटल्स, उसको मैं बात कर रहा हूँ। आपका लेमन ट्री होटल्स हो गया, इवन आपका लीला हो गया, सारे होटल्स को आप ले लो तो भी इसकी जो वैल्यूएशन आती है वो 44,000 करोड़ का आता है। जबकि जोमेटो जो एक आइडिया बस है, इसके पास कोई एसेट नहीं है, तब इस कंपनी की वैल्यूएशन आती है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। तो आपको खुद जज करना है कि ये प्राइस सही है कि नहीं है। मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया। अब मैं वापस आपको पीछे की ओर ले जा रहा हूँ, 20 साल पीछे ले जा रहा हूँ। क्यों ले जा रहा हूँ? अब जब आप स्टोरी सुनोगे तो आप खुद भी तय कर पाओगे कि क्या ये जरूरी था स्टोरी बताना। मुझे लगता है कि ये स्टोरी बहुत ही जरूरी है, खास करके जो न्यू इन्वेस्टर्स जो हमारे मार्केट में अभी आए हैं, साल 2 साल में आए हैं, खास करके लॉकडाउन के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है जानना कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 20 साल की घटना जो वापस मुझे जानने की जरूरत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्च 2020 से स्टार्ट करते हैं कि मार्च 2020 में आखिर हुआ क्या था। तो ये घटना जो है वो नैस्डैक की अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे मोस्टली आईटी कंपनियों का दबदबा है। और 10 मार्च 2000 से कहानी हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हल्का सा बता दें कि 1995 से 2000 तक नैस्डैक जो है वो 4 गुना हो जाता है। हमारा जो नैस्डैक है वो मार्च 2020 में वो उसका जो क्लोजिंग होता है वो होता है 5,048, है ना। मतलब क्या हुआ कि 5 साल में जो नैस्डैक है वो अगर किसी ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है तो नैस्डैक में वो 4 गुना हो जाता है। कितने सालों में? 5 सालों में। मतलब निवेशकों का पैसा 4 गुना बढ़ जाता है सिर्फ 5 सालों में। सोच सकते हैं कि कितना का रिटर्न हो गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा का रिटर्न हो गया। लेकिन मार्च 2010 के बाद एक घटना घटती है। मार्च 21 2000 को जब फेड जो अमेरिकी फेड बैंक है, फेड बैंक क्या करती है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद
उस दिन नैस्डैक पे थोड़ा सा असर पड़ता है। और अप्रैल 3 को क्या होता है, अप्रैल 3 को माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की आज के डेट में नंबर 1 कंपनी है सॉफ्टवेयर की, उस समय भी उसका एक मोनोपोली मार्केट था और इसी मोनोपोली के ही केस में वो दोषी पाया गया। और उस दिन अप्रैल 3 के दिन माइक्रोसॉफ्ट का शेयर जो है 15% गिरता है और नैस्डैक जो है वो 8% गिरता है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। नैस्डैक अप्रैल 3 को 8% गिरता है और फिर अप्रैल 14 को नैस्डैक फिर 9% गिरता है और टोटल उस हफ्ते में नैस्डैक का जो टोटल लॉस होता है वो 25% का होता है। मतलब विद इन द जस्ट 1 मंथ नैस्डैक का जो वैल्यू है अराउंड 25% फॉल हो जाता है। अगर आपने 100 रुपये लगा रखा है तो वो 75 हो जाता है हमारा जस्ट 1 महीने में। अब 4-5 महीना इसी तरह से ये मार्केट ट्रेड करता है। फिर नवंबर में एक घटना और घटती है, नवंबर 9, 2000 को, और उस दिन क्या होता है कि पूरे जो स्टॉक, इस बीच बहुत सारी घटना गमती है और जिन जिन कंपनियों में .com का, इसको हम लोग .com बबल कहते हैं, उस समय क्या होता है कि जितनी भी कंपनियों में .com नाम हुआ करते थे वो सारे कंपनियों के शेयर नवंबर 2020 तक 75% तक गिर जाते हैं। मतलब क्या हुआ, आपका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट 75 रुपीज का फॉल, दैट मीन्स आपका जो नेटवर्थ है आज के डेट में पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया 25 रुपया। इन जस्ट 6 मंथ जो इन्वेस्टर्स अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए थे तो उनका पैसा सिर्फ 25,000 बचता है। अब ये सोचने की बात है, आखिर ऐसी घटना हुई क्यों? और ऐसा सिलसिला लगातार 2 साल तक और चलता है। अक्टूबर 9, 2002 को जो नैस्डैक है वो 1114 पे आ जाता है। मतलब मैंने शुरू किया था मार्च से घटना 2020 से, उस समय 5000 होता है स्टॉक ये आपका नैस्डैक, और ये अक्टूबर 9, 2009 को नैस्डैक हो जाता है 1114। टोटल फॉल जो होता है वो 78% का होता है। अब आप सोच लो क्या ऐसा क्या कारण था कि मार्केट में लगातार 2 साल तक फॉल होता है और 78% तक का फॉल आता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ऐसी क्या जरूरत आ गई मुझे आज के समय में आप लोगों को बताने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है। अब मैं इसी को कॉरिलेट करता हूं स्टार्टअप कंपनियों के साथ। क्यों? मैं आपको याद दिला दूं कि जिन जिन लोगों ने अगर 2000 में पैसा लगाया था, तो अगर उन्होंने 1 लाख लगाया था तो उनकी वैल्यू सिर्फ 22,000 बचता है आफ्टर 2 इयर्स। क्यों? क्योंकि वो बबल था। क्यों बबल था? क्योंकि 95 में जो पैसा 100 रुपया इन्वेस्ट किया था वो 4 गुना हो जाता है 5 इयर्स में। तो हर लोगों ने पैसा लगाते गए, सबको लगा कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मतलब मार्केट में लालच बढ़ता गया, ग्रीड बढ़ता गया। जैसे जैसे लालच बढ़ता गया शेयर की प्राइस बढ़ते गई और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि जब शेयर की सही वैल्यू दिखाई जाती है और निवेशकों का पैसा खत्म हो चुका होता है। ये सिचुएशन क्या इंडिया में आएगा? मैं डराने की कोशिश आपको नहीं कर रहा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे अंदेशा है कि स्टार्टअप कंपनियों में निवेश एक बबल है जो आपके साथ भी ये रिपीट हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। स्टार्टअप कंपनियों के वैल्यूएशंस की और जब आप गौर करोगे, अभी जस्ट इंडिया की पहली स्टार्टअप कंपनी जो आईपीओ लाई वो जोमेटो थी, अभी पेटीएम लाइन में है। उसके बाद एक लंबा सीरीज चलेगा। एक जो भी कंपनियां हैं वो चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में लिस्टेड हो और मार्केट में के थ्रू अपना फंड रेज करे। तो अब आप जब कंपेयर करते हो, सबके साथ आप आते हो, तो जैसे आप देखो जोमेटो का वैल्यूएशन लगता है जो प्री आईपीओ 60,000 करोड़ होता है और आफ्टर लिस्टिंग मोर देन 1 लाख करोड़ है। हमारा पेटीएम का वैल्यूएशन आता है वो 16.5 बिलियन आता है। उसके बाद हमारा बाइजू है, वो भी अराउंड 16 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। वो बाइजू और पेटीएम में नेक टू नेक फाइट चल रहा है इंडिया मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप्स की। तो अब तक वो समय बताएगा कि बाइजू सबसे बड़ी स्टार्टअप हुई या पेटीएम होता है। उसके बाद हमारा बिग बास्केट है, बिग बास्केट की भी वैल्यूएशन 1.85 बिलियन डॉलर है।
आप देख रहे हो। उसके बाद आप आ जाओ ओला की बात कर लो। ओला एक समय वैल्यूएशन मोर देन $5 बिलियन था। आज अगर बात करो लेटेस्ट वैल्यूएशंस के मुताबिक तो $3 बिलियन की आती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, आप जोमेटो की बात कर, सॉरी जोमेटो नहीं, आप बात कर सकते हो जिरोधा की बात कर सकते हो, जो एक इंडियाज लार्जेस्ट ब्रोकर है, स्टॉक मार्केट ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है वो, उसकी वैल्यूएशन भी मोर देन 1 करोड़ है। ये दीज आर कॉल्स यूनिकॉर्न्स है। तो यूनिकॉर्न वैसी कंपनियों के कहते हैं जिसका वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन होता है। $1 बिलियन कहने का मतलब अगर $1 की कीमत 75 रुपये आकी जाए तो 7,500 करोड़, मतलब $1 बिलियन अगर कोई कंपनी पहुंचती है तो उसको हम लोग यूनिकॉर्न का नाम देते हैं। तो इंडिया में यूनिकॉर्न की बहार आ गई है और आप इस साल अब 10 से मतलब मोर देन 25% का ग्रोथ है यूनिकॉर्न्स बनने की संख्या में। मतलब स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा दौर चल रखा है। ये दौर स्टार्ट होता है 2009-10 से स्टार्ट होता है और आप कंपनियों को आप देख रहे हैं पीक पे पहुंचते हुए देख रहे हैं। ये 10 साल में क्या हुआ, कंपनी की वैल्यूएशन मेरी नजर में अनजस्टिफाइड वैल्यूएशंस लगते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं है। जितनी भी कंपनियां सब आज के डेट में लॉस मेकिंग है। इनमें से मैं जितनी भी कंपनियों का नाम लिया, कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अगर मैं जोमेटो की प्रॉफिट की बात करूं, जोमेटो को हम लोग अभी आप लोग इसके साथ हम लोग बात करेंगे कि जोमेटो का रेवेन्यू क्या है। तो जोमेटो का रेवेन्यू जो हमारा है वो 2021 की बात कर रहा हूं, तो जोमेटो का रेवेन्यू सिर्फ 1994 करोड़ का है, अराउंड 2000 करोड़ का है, जो 2020 में होता है 2600 करोड़ का, 2605 करोड़ का होता है। अब हमारा इसके लॉसेस की बात करेंगे तो अभी भी 2021 में ये कंपनी 804 करोड़ का 816 करोड़ का लॉस में है, जबकि पिछले साल इसका लॉस जो है 2385 करोड़ का था। मतलब एक अच्छी चीज ये है कि कंपनी का जो लॉस है पिछले साल की अपेक्षा में बहुत ड्रास्टिकली फॉल हुआ है। फिर भी ये कंपनी आज के डेट में 800 करोड़ का लॉस कर रही है। कंपनी ने एक भी साल प्रॉफिट नहीं कमाया है, फिर भी इसकी वैल्यूएशंस मल्टीफोल्ड है ना, इमेजिन नहीं कर सकते कितना गुना में इसकी वृद्धि हो रही है। तो आखिर और आप सबसे स्ट्रेंज क्या है, टाटा मोटर्स को अगर आप कंपेयर करोगे, टाटा मोटर्स के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि टाटा मोटर्स जो है जिसका रेवेन्यू मोर देन 60,000 करोड़ का है ना, 66,406 मतलब 66,406 करोड़ का रेवेन्यू है और कंपनी आज के डेट में लॉस में है। टाटा मोटर्स 4,450 करोड़ के, तब भी उसकी जो वैल्यूएशन है वो जोमेटो से कम है। आप खुद चॉइस, आपको खुद तय करना है। टाटा मोटर्स एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड है, आपकी लग्जरी ब्रांड्स, आपका जैगवार, लैंड रोवर, ऐसे प्रीमियम ब्रांड्स के जो कार्स हैं उसको ओन करता है, तब भी इसकी वैल्यूएशन जो है जोमेटो ऐसी एक कंपनी से कम है। तो आपको खुद ये समझने की जरूरत है कि क्या ये वैल्यू जस्टिफाइड है। मैं आपको इसके पहले फ्लैशबैक में आपको नैस्डैक की कहानी सुना चुका हूं और मुझे लगता है कि ये नैस्डैक की कहानी इतिहास फिर से दोहराएगा भारत के कॉन्टेक्स्ट में। और जिस दिन दोहराएगा, ये जितने भी हमारे देश के जो निवेशक हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमारे यहाँ डीमेट खुलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, लगभग 2 करोड़ नए डीमेट खोले गए हैं पिछले 2 सालों में। और क्या होगा ऐसे निवेशकों का जो अभी जिस समय मार्केट में पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं और जोमेटो, पेटीएम ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं तो उनका फ्यूचर क्या होगा। ये हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब मार्केट फेयर प्राइसिंग करेगी और जितनी भी स्टार्टअप्स है, अगर आप उनकी वैल्यू बाइंग पे आप कंसेप्ट पे आओगे, जो स्टॉक मार्केट में वैल्यू बाइंग की हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं, तो एक फेयर प्राइस जिस दिन आएगा वो मार्केट के लिए ऐसा दिन होगा। कितने लोग इंडिया में सुसाइड करेंगे। आप शेयर खरीदे रखे होगे और नोबडी इज गोइंग टू बाय, आपके शेयर्स को कोई खरीदार नहीं मिलेगा, डेली 10% 20% उसके शेयर के पैसे गिरेंगे, तो आप समझ सकते हो कि आप कहां पे रहोगे। तो मेरी एक सलाह होगी, ये निजी सलाह है मेरी, कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, और खास करके मैं रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, रॉबिन इन्वेस्टर्स मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नए नए यंग प्रोफेशनल्स हैं और जिनके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई अनुभव नहीं है
वैसे निवेशकों को मैं रॉबिन इन्वेस्टर्स कहता हूं। मेरी भाषा में वो लॉकडाउन इन्वेस्टर्स हैं। वैसे निवेशक लॉकडाउन के समय में डीमेट खोल दिए, उस समय कोई काम नहीं था और डीमेट के थ्रू वो चाह रहे थे कि एक सेकंड इनकम को जनरेट करे। और मैं बहुत से लोगों के क्वेरीज भी मेरे पास आ रहा है कि करते हैं ना, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिंग करते हैं, वैल्यू बाइंग को तो छोड़ दीजिए, वो इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बबल भी फटेगा और जिस दिन ये बबल फटेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे निवेशकों का क्या हाल होगा। तो मेरी राय यही होगी, आंख खोल के निवेश करें, ब्लाइंडली पैसा ना लगाएं और रियलिस्टिक रिटर्न को एक्सपेक्ट करें। ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि हमारा पैसा साल 2 साल में दुगना हो जाए, 3 गुना हो जाए। यहाँ खोने की संभावनाएं ज्यादा है। रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात कीजिएगा तो रिस्क इज वेरी वेरी हाई, रिवार्ड इज वेरी वेरी लो। तो आपको तय खुद करना है। मेरी बस कोशिश थी आपको बताने की कि जब भी किसी कंपनी में आप निवेश करो तो जरूर वैल्यू बाइंग खोजो। आपको कम फायदा हो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि शेयर्स को सही प्राइस पे ही खरीदे। जोमेटो हो सकता है कि क्विक प्रॉफिट दे, आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, मोर देन 50% का आपको फायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कंटिन्यूअसली ग्रोथ आएगा। कंटिन्यूअसली जोमेटो का जो आइडिया है, जोमेटो का एक आइडिया था, उस आइडिया के साथ इसको बहुत लंबी दूरी तय करनी है। तो जोमेटो की बात कर लो, पेटीएम की बात कर लो, तो समय के साथ इन आईपीओ के साथ जो फंड रेज हुआ है वो कितना जस्टिफाई करेगा ये तो समय ही बताएगा। तो आशा है दोस्तों, मैं एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये जरूर अवेयर करने की मेरी कोशिश है। मेरी कोशिश आई ओपनर की है कि आप आंखें खोल के निवेश कीजिए और जब कभी भी वैल्यू बाइंग का मौका मिलता है पेशेंटली वेट कीजिए। एक अच्छा समय जरूर आएगा मार्केट में, तब आप दिल खोल के पैसा लगाइएगा और उस समय एक अच्छा रिटर्न भी आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई फीडबैक भी देना है आप तो मुझे डायरेक्टली फीडबैक जरूर दें। मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपना फीडबैक रखें और अगर वो कोई ऐसा वीडियो चाहते हैं जो एक टॉपिक पे, तो मुझसे जरूर शेयर करें। मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू।